हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पिछले 6-7 दिन से क्लास नहीं आ पाई यूट्यूब पर। उसका रीजन है मेरे कजिन सिस्टर की शादी थी, तो उस वजह से मैं बिजी था, तो उस वजह से ऑफिस आया ही नहीं, तो क्लास नहीं लग पाई। अब हम इसको रेगुलर कंटिन्यू आगे क्लासेस कराएंगे, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा सेकंड, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट दिख रहा है रिडेम्पशन और सेकंड दिख रहा है शेयर। शेयर्स में भी प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिडेम्पशन होता क्या है, ठीक है। जैसे एक इशू हमने देखा है ना, शेयर इशू वाला चैप्टर हमने पूरा किया, फर्स्ट वाला चैप्टर, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि ये कंपनी होती है, ठीक है। कंपनी के पास में क्या पड़े हैं, पैसे पड़े हैं, और कंपनी ने शेयर इशू कर दिए हैं, जिस वजह से कंपनी के बन गए हैं मेंबर, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। सिंपल है ना, ये है शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर, ठीक है। तो इनके पास क्या पड़ा है, शेयर्स पड़े हैं, और कंपनी के पास क्या पड़ी है, इन्होंने जो कैपिटल लगाई है वो किसके पास में पड़ी है, कंपनी के पास में पड़ी है, कैपिटल यानी कि मनी, ठीक है। अब ये तो इशू के केस में हो गया कि भाई शेयर यहां चले गए, इन्होंने पैसे यहां लगा दिए, जिस वजह से कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, इनको हम मेंबर भी बोलते हैं, ये कंपनी के ऑनर भी बन गए। सिंपल बन रहा है। बट अब देखिए यहां पर हुआ क्या, रिडेम्पशन के केस में क्या होगा, ये जो शेयर होल्डर है हम इनको बोलेंगे भैया आप अपना शेयर्स जो है ना वो हमें लौटा दो, है ना, शेयर्स जो है वो लौटा दो, और आप अपना जो पैसा है वो ले जाओ। सर ये तो एक तरीके का रीपेमेंट हो गया। बिल्कुल, यहां पर बिल्कुल इशू का उल्टा हो रहा है। इशू के केस में शेयर होल्डर को ट्रांसफर होता है, पैसे कंपनी के पास में आ जाते हैं, वो हो गया इशू करना। रिडेम्पशन के केस में क्या होगा, कंपनी के पास पैसे जो है वो कंपनी लौटा देगी, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, और इन शेयर होल्डर के पास में जो शेयर है वो कंपनी के पास में आ जाएगा। तो ये हो गया रिडेम्पशन। बट रिडेम्पशन जो है वो शेयर का नहीं कर सकती। तो सर ये चैप्टर क्या है, फिर समझना। देखो, अगर ये जो कंपनी है इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा होता है, इन शेयर होल्डर का लगा होता है। ये शेयर होल्डर ही कौन होते हैं, कंपनी के रियल ओनर होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं, अगर इनके पास इक्विटी शेयर है तो, है ना, ये रियल ओनर हो गए, और कंपनी में इनका पैसा लगा हुआ। अगर कंपनी इनको पूरा पैसा ही लौटा देगी तो फिर कंपनी के पास बिजनेस करने के लिए बचेगा ही क्या। तो कोई भी कंपनी जो है अगर अपने शेयर होल्डर को पैसा लौटा देती है तो इसका मतलब वो कंपनी खत्म हो गई, उस कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, एक तरीके से ये बोला जाता है, कंपनी का समापन हो गया। लेकिन वो इक्विटी शेयर होल्डर के केसेस में होता है। इसीलिए इस चैप्टर में आप देखेंगे तो हम जो रिडेम्पशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, ओनली प्रेफरेंस शेयर्स का कर रहे हैं। तो यहां पर जो शेयर्स, ये शेयर होल्डर है, इनके पास कौन सा शेयर होंगे, इनके पास होंगे प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे इनके पास में। और प्रेफरेंस शेयर्स हम वापस ले लेंगे, कौन से शेयर्स ले लेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स वापस ले लेंगे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनको उनका पैसा दे देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिडेम्पशन नहीं हो सकता, अलाउड ही नहीं है। अगर हुआ तो समझो कंपनी बंद हो गई, फिर वो वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन या समापन उसको बोला जाता है। ओके, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पर ओनली प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करते हैं। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन आप कर सकते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनके टाइप्स हमने पढ़े थे बहुत सारे। प्रेफरेंस शेयर्स के थोड़ा सा तसल्ली से बताऊंगा तो ज्यादा बताऊंगा, अच्छा बताऊंगा तो उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जो प्रेफरेंस शेयर्स के हम टाइप्स देखते थे तो दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते थे। एक होते थे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, आपको याद हो थोड़ा बहुत, ये 12th में भी पढ़ते हैं, रिडीमेबल, है ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक तो ये होते थे, ठीक है। और एक होते थे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वैसे तो इनका आपको, इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो पता ही होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे ही शेयर इशू करते हैं ना उसी टाइम बता दिया जाता है कि अभी तो आपको शेयर दे रहे हैं, 5 साल 10 साल के लिए शेयर दे रहे हैं और आपका पैसा ले रही है कंपनी, 5 साल 10 साल बाद में क्या होगा, इनका रिडेम्पशन हो जाएगा। अब रिडेम्पशन का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिडीमेबल, जिनका रिडेम्पशन हो सकता है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गए, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर का रिडेम्पशन नहीं हो सकता है ना,
ऐसे के ऐसे कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं बट उनका रिडम्पशन नहीं हो सकता, वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनका रिडम्पशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसीलिए उनको इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। यानी कि जब तक कंपनी रहेगी तब तक उनका रिडम्पशन नहीं हो सकता, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता रहेगा, कंपनी में पैसा लगा रहेगा, उसको निकाल नहीं जा सकता, रीपेमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया जा सकता है। इसका मतलब यहां पर जो हम रिडम्पशन कर रहे हैं इस चैप्टर में, ये कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर का कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का, जिनका रिडम्पशन किया जा सकता है, उन शेयर्स का हम क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं, और उनको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। जब भी कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो वहां पर दो तरह की कंपनी होती है और उसी टाइम उसको बताना पड़ता है उस कंपनी को कि इनका रिडम्पशन कब होगा, मतलब रीपेमेंट कब होगा पैसे का, 10 साल 5 साल। तो यहां पर अगर आपकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कौन सी होती है, जो हाईवे, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट ये बनाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी होती है इनका रिडम्पशन जो है वो 20 से 30 साल के बीच में करना होता है। ठीक है, यानी कि आप 20 साल तक के लिए, 30 साल तक के लिए भी शेयर्स इशू कर सकते हैं और 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल के अंदर अंदर आपको रिडम्पशन करना होता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप 30 साल के लिए पैसा ले सकते हैं, उसके अंदर अंदर आपको जो है रीपेमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम रिडम्पशन बोलते हैं। लेकिन जितनी भी अदर कंपनीज है, ये ध्यान रखना बेटा, है ना, ये कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखा है, अदर कंपनीज है उसमें मैक्सिमम जो पीरियड है जिसके लिए जो शेयर्स हैं वो इशू किए जाते हैं वो 20 ईयर्स हैं, 20 साल हैं। यानी कि 20 साल के अंदर अंदर आपको रिडम्पशन करना होगा, 20 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, आपको 20 साल के अंदर अंदर ही रिडम्पशन करना होगा, पैसे का रीपेमेंट करना ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन का। अब आते हैं हम यहां पर सेक्शन नंबर 55, कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। देखो शेयर्स का रिडम्पशन करना है ना, तो वो इतना आसान नहीं है, यहां पर कुछ कंडीशंस हैं जो आपको सेटिस्फाइड करनी ही पड़ेगी, तभी आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये जो कंडीशन है ये दे रखी है सेक्शन नंबर 55 और ये सेक्शन है किसका, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ही लगता है कंपनी पर, तो कंपनीज एक्ट 2013 का ये है सेक्शन नंबर 55 और इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट कंडीशन दे रखी है ऑथोराइज्ड बाय एओए। एओए का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, एओए और एमओए क्या होता है, ये हमने कंपनी लॉ के अंदर हमने अच्छे से समझा था, है ना, कंपनी लॉ या फिर कंपनी के अंदर भी मैंने कई बार इसका स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मैंने जिक्र किया था। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है रिडम्पशन ऑफ अ फुली पेड शेयर ओनली। तो पहली कंडीशन क्या है कि रिडम्पशन जो है वो एओए के द्वारा ऑथोराइज्ड होना चाहिए, और सेकंड नंबर क्या है, जिन शेयर्स का आप रिडम्पशन कर रहे हैं वो फुली पेड होने चाहिए। मतलब ये कि मान लेते हैं एक शेयर है 100 रुपए का, ठीक है, उसमें एप्लीकेशन जो है वो 30 रुपए है, अलॉटमेंट जो है वो 40 रुपए है, और फर्स्ट कॉल जो है मान लेते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो 30 रुपए है। तो ये कितने हो गए, 100 रुपए हो गए। ठीक है, अब यहां पर आपने जिन शेयर्स का आप रिडम्पशन करना चाहते हैं उस पर आपने एप्लीकेशन का पैसा मांग लिया, अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया, यानी कि 70 रुपीज आपने मांग लिए हैं, लेकिन 30 रुपए जो अभी तक मांगे नहीं है ना, कॉल नॉट मेड, यानी कि अभी तक आपने 30 रुपए शेयर होल्डर से मंगाए नहीं है, ओनली 70 रुपए मंगाए पर शेयर, और शेयर होल्डर को दे रखा है, और अब रिडम्पशन करना चाहते हैं तो आप, ये हो गए आपके पार्टली पेड अप शेयर, इनका रिडम्पशन नहीं कर सकते। पहले आपको इनको क्या करना पड़ेगा, फुली पेड बनाना पड़ेगा। फुली पेड कैसे बनाना पड़ेगा, पहले आपको 30 रुपए पर शेयर मंगाने पड़ेंगे, तो फिर 100 रुपीज पूरे आ गए, अब आप रिडम्पशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर पार्टली पेड अप शेयर है तो उसे पहले फुली पेड बनाना पड़ेगा, फिर रिडम्पशन करना पड़ेगा, और पहले से ही फुली पेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप उसका रिडम्पशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिडम्पशन के अंदर, कि रिडम्पशन जो किया जाता है वो उसके लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, है ना। तो देखो दो तरीके हैं इसके, पैसे कहां से आएंगे। देखो यहां पर आपने देखा ना क्या हुआ, इशू का जस्ट उल्टा हुआ था, है ना, यहां पर इशू का जस्ट उल्टा हुआ था। इशू में तो क्या होता है, शेयर जाता है, अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस से देखें तो शेयर चला जाता है, पैसे आते हैं, लेकिन रिडम्पशन में क्या होता है, शेयर वापस आएगा और रीपेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि पैसों का पेमेंट करना पड़ेगा। अब भैया ये पैसों का पेमेंट कहां से करे, ये पैसे कहां से आएंगे, इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, तो इसकी व्यवस्था पैसों की आप कर सकते हैं, एक तो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट।
आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को देना था लेकिन अभी तक दिया नहीं है। ऐसा प्रॉफिट जिसको रिटेन कर लिया। आपको पता है ना, हर साल कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ डिविडेंड दे दिया जाता है, कुछ को रिटेन कर लिया जाता है, वापस कंपनी में ही लगा दिया जाता है, लेकिन वो पैसा शेयर होल्डर को होता है। ठीक है, तो ऐसा प्रॉफिट जो डिविजिबल था, जो डिविडेंड के रूप में दिया जा सकता था लेकिन आपने दिया नहीं, उसको रिजर्व के रूप में रख लिया, वो डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। तो उस प्रॉफिट से आप रिडम्पशन कर सकते हैं, यानी कि रीपेमेंट कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर को वापस ले सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। आप क्या करो, मार्केट के अंदर, पब्लिक के अंदर नए शेयर इशू कर दो और नए शेयर इशू करने से जो पैसा आएगा आपके पास, उस पैसे का आप रिडम्पशन में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो दो तरीके हैं। ये वाला तरीका तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या होगा, आप नए शेयर इशू करोगे तो उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी और उससे जो पैसा आएगा उससे अपन रिडम्पशन कर देंगे तो रिडम्पशन की एंट्री हो जाएगी। लेकिन यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि हम डिविजिबल प्रॉफिट का जब यूज करेंगे तो कौन सा प्रॉफिट जो है वो डिविजिबल है, कौन सा नहीं है। यानी कि बहुत सारे रिजर्व होते हैं एक कंपनी के अंदर, जनरल रिजर्व होता है, पीएनएल होता है, डिविडेंड एक्युमुलेशन रिजर्व होता है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, बहुत तरीके के रिजर्व्स होते हैं कंपनी के अंदर। जो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम जिसको दिखाते हैं, है ना, तो वो रिजर्व में से कौन सा रिजर्व जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट के अंतर्गत आता है और कौन सा नहीं आता है। वैसे दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक होते हैं जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट वाले होते हैं, कैपिटल रिजर्व वाले होते हैं। तो हमको कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं करना होता है। तो कहने का मतलब है इसको हमको अच्छे से देखना पड़ेगा कि किन किन रिजर्व्स का हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए देखिए चलते हैं हम यहां आगे। सॉरी, ये देखिए यहां पे ये है आपके जो हम रिडम्पशन करेंगे आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट से। तो उसका मैंने यहां पर पूरा चार्ट बनवाया है। तो देखिए, अब आउट ऑफ प्रॉफिट से आप आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट से जब भी रिडम्पशन करना चाहेंगे तो वहां पर रिडम्पशन दो तरीके से हो सकता है। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं समझा देता हूं पहले कि रिडम्पशन जब अपन करते हैं, जैसे इशू करते थे, इशू ऑफ शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, तो उस इशू हम कैसे कर सकते थे? दो तरीके से कर सकते थे। एक तो कर सकते थे एट पार और एक कर सकते थे ऑन प्रीमियम। दो तीन चीजें समझा के फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, एट पार हम इशू करते थे तो उसमें क्या होता था, जैसे कोई शेयर है, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए और आपने उसको इशू भी कितने में कर दिया, 100 रुपीज में। तो इसमें कंपनी को ना प्रॉफिट होता था ना लॉस होता था। ठीक है, ये इशू प्राइस हो गई। ऐसे कैसे प्रीमियम पे क्या होता था, भाई शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए लेकिन आप उसको इशू कर रहे हैं 110 में, 10 रुपए क्या हो जाता था, वहां पर प्रॉफिट हो जाता था। और ये प्रॉफिट क्या होता था, सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते थे। अब मैंने एंट्री भी कराई है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, आपको इशू की है ना, वो आपने अच्छे से कराई होगा। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम होता था और डिस्काउंट पे हम शेयर इशू कर नहीं सकते, एक स्वेट इक्विटी शेयर कर सकते हो, अदरवाइज कोई शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंतर्गत आ जाता था। ठीक है, ओके, तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता था। लेकिन अगर हम बात करूं रिडम्पशन की, अब मैं बात करता हूं रिडम्पशन की। अब रिडम्पशन पे देखना, जब हम रिडम्पशन करेंगे तब क्या होगा देखना, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। तो रिडम्पशन भी हम दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, रिडम्पशन भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक रिडम्पशन कर सकते हैं एट पार और एक कर सकते हैं ऑन प्रीमियम। ठीक है, अब पार में क्या होगा, जैसे फेस वैल्यू है 10 रुपए की, यानी कि शेयर होल्डर के पास जो शेयर पड़ा वो 10 रुपए का है और उनको रिडम्पशन प्राइस यानी कि उनको देने भी कितने हैं, यहाँ इशू प्राइस नहीं आएगी, यहाँ रिडम्पशन प्राइस, उनको देने भी 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर आएगा और 10 रुपए देने हैं उनको, ये रिडम्पशन होता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन प्रीमियम पे देखना बेटा, थोड़ा फोकस करना। प्रीमियम पे क्या होगा, 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए का शेयर है और 100 रुपए दे दिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट प्रीमियम पे क्या होगा, 100 रुपए का शेयर है लेकिन 100 रुपए का जब शेयर आएगा हम उसको 110 रुपए दे रहे हैं, हम मतलब कंपनी। क्योंकि इस बार क्या होगा, रिडम्पशन में क्या होता है, शेयर आता है और पेमेंट जाता है ना, रीपेमेंट होता है ना। तो 100 की चीज आ रही है लेकिन बदले में हम 110 दे रहे हैं। तो यहां पर कंपनी को प्रीमियम पे जब रिडम्पशन करते हैं तो 10 रुपए का लॉस हो गया। तो अगर आप रिडम्पशन कर रहे हैं एट पार तो केवल आपको 100 रुपए की व्यवस्था करनी है क्योंकि 100 रुपए देने हैं आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो आपको 110 रुपए देने हैं। उसमें 100 रुपए हो गए फेस वैल्यू के, 10 रुपए हो गए प्रीमियम के और देने हैं, इसलिए आपके लिए लॉस है। तो यहां पर दो चीजों की व्यवस्था करनी होगी। समझ में आया? तो अब यहां देखना, यहां देखिए
यहां पर अगर रिडम्पशन एट पार करेंगे तो हमें केवल 100 रुपए की व्यवस्था करनी है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया आपको 100 रुपीज की व्यवस्था करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 100 रुपए की एक व्यवस्था करनी है पर शेयर बता रहा हूं, और 10 रुपए की एक व्यवस्था करनी है, 110 रुपए की व्यवस्था करनी है। समझ में आया? ओके, पर शेयर बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। ओके जी, समझाने के लिए अब जो 100 रुपए की व्यवस्था है, ये 100 रुपए क्या है, फेस वैल्यू है ना। तो इसकी व्यवस्था हम कहां से करेंगे? इनकी व्यवस्था हम करते हैं बेटा, इनकी व्यवस्था करते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट से। और डिविजिबल प्रॉफिट जितने भी है हमारे पास, उन सब का यूज करके हम एक और नया रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम होता है CRR। अब ये CRR क्यों बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और इसका बहुत अच्छा रीजन भी बताऊंगा। आप एंड तक देखना, इसका बहुत इतना अच्छा एक एक्सप्लेनेशन आएगा कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि CRR क्यों बनाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जितने पैसे देने हैं उसकी जो फेस वैल्यू है उतना हमको एक नया रिजर्व बनाना पड़ेगा, और उस नए रिजर्व का नाम है CRR, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो CRR क्या है? एक तरह का एक हो गया आपके पास में एक मनी बैंक हो गया, या एक छोटा सा एक पिगी बैंक ले लिया आपने, और उस बैग के अंदर क्या है, उस बैग का नाम रख दिया आपने CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और इसमें हमको मान लेते हैं 100 रुपए चाहिए पर शेयर के हिसाब से, और अगर आपके पास 10,000 शेयर है तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने पैसे चाहिए हमको, ठीक है। ओके, अब CRR में हमको पैसा कहां से आएगा? वो आएगा हमको डिविजिबल प्रॉफिट से। अब डिविजिबल प्रॉफिट कहां कौन कौन से होते हैं? तो जनरल रिजर्व का पैसा डाल सकते हैं हम इसके अंदर, CRR के अंदर। सरप्लस यानी कि जो आपका PNL है उसका पॉजिटिव बैलेंस है आपके पास में, तो वो पैसा डाल सकते हो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का पैसा आप डाल सकते हो CRR के अंदर, यानी कि 100 रुपए की व्यवस्था करने में जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हो, सरप्लस का यूज कर सकते हो जो प्रॉफिट एंड लॉस का है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का यूज कर सकते हो, रिजर्व फंड का यूज कर सकते हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और वर्कमैन एक्सीडेंटल फंड, एक्सीडेंट फंड, इनका भी यूज कर सकते हो। लेकिन इनका यूज तभी करना है जब ये दोनों एक्सेस में हो। एक्सेस का मतलब ये होता है कि भैया सारा निपटान हो गया, वर्कमैन के लिए बनाया है, कर्मचारियों के लिए बनाया है, एम्प्लॉइज के लिए बनाया है, उनको पूरा यूज आ गया है, अब जो एक्सेस में पैसा पड़ा है अगर रिजर्व के अंदर तो उसका यूज कर सकते हो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का यूज कर सकते हो, अगर इन्वेस्टमेंट को बेचने से प्रॉफिट होता है तो उसका यूज कर सकते हो। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, देखना इन दोनों को देखना, ये तो DRR मतलब डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, और IAR मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इनका भी यूज कर सकते हो, इन दोनों का भी यूज कर सकते हो। बट इनका यूज आपको पता है कब करना है? जब स्पेसिफिकली मेंशन हो, मेंशन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि आप इन रिजर्व का यूज कर सकते हो तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। कौन से? DRR डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ओके। और वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन एक्सीडेंटल फंड, इन दोनों का यूज तब करना है जब ये एक्सेस में हो। बाकी जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हो, सरप्लस का, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का, रिजर्व फंड का और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का आप यूज कर सकते हो CRR बनाने में, यानी कि जिस फेस वैल्यू की व्यवस्था करने में, जैसे फेस वैल्यू है 100 रुपए शेयर की, है ना, तो उसकी व्यवस्था करने में आप इन सब रिजर्व का यूज कर सकते हो। ये कौन से? डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर आते हैं। कुछ रिजर्व हैं जिनका आप यूज CRR बनाने में नहीं कर सकते, यानी कि फेस वैल्यू की व्यवस्था करने में नहीं कर सकते, वो रिजर्व ये रहे। फॉलोइंग रिजर्व नॉट यूज फॉर क्रिएटिंग CRR, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं CRR का मतलब क्या हो गया? वही आपकी फेस वैल्यू, वो 100 रुपए की व्यवस्था करने में इनका यूज नहीं कर सकते। किन किन का? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का यूज नहीं कर सकते, कैपिटल रिजर्व अकाउंट का यूज नहीं कर सकते, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का यूज नहीं कर सकते, अगर पहले से ही कोई CRR बना हुआ है, पुराना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है तो उसका यूज नहीं कर सकते, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट पड़ा है तो उसका यूज नहीं कर सकते, एसेट्स को रीवैल्यूएशन करने की वजह से अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका यूज नहीं कर सकते। इनका यूज कहां नहीं कर सकते? इनका यूज फेस वैल्यू की व्यवस्था करने में, CRR बनाने में, यानी कि 100 रुपए की व्यवस्था करने में नहीं कर सकते, ओके, ठीक है। बट अगर आपको 110 रुपए की व्यवस्था करनी हो तो सर क्या होगा? अब अगर 100 रुपए की व्यवस्था करनी है, यानी कि रिडम्पशन आप पार पे कर रहे हैं, तो CRR बनाना पड़ेगा आपको, और उसमें इनका यूज कर सकते हैं। कुछ रिजर्व बनाए उनका यूज नहीं कर सकते। बट अगर आप रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एक तो आपको CRR बनाना पड़ेगा, और CRR का मैंने आपको बता दिया सेम रहेगा इसकी तरह कि इनका यूज कर सकते हैं, कुछ रिजर्व है उनका यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर 100 रुपए नहीं देने, 10 रुपए और देने। वो 10 रुपए किसके देने? वो देने हमको सिक्योरिटी प्रीमियम के।
तो सिक्योरिटी प्रीमियम की व्यवस्था आप कहां से करोगे? तो सिक्योरिटी प्रीमियम की व्यवस्था आप कर सकते हो एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज नहीं कर सकते, देखो यहां मैंने लिखा था ना, ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज नहीं कर सकते सीआरआर बनाने में। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी कि 100 रुपए फेस वैल्यू की व्यवस्था में नहीं कर सकते, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पुराना पड़ा है तो उसका यूज सिक्योरिटी प्रीमियम की व्यवस्था में कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा डिविजिबल प्रॉफिट दूसरे जितने भी हैं उनका यूज भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम की व्यवस्था करने में कर सकते हैं। और डिविजिबल प्रॉफिट कौन से हो गए? ये सारे हो गए। ओके जी, आगे समझ में, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और थी, वो क्या चीज थी कि सर यहां पर आपने दो चीजें लिखी थी, ये तो आपने बता दिया पूरा डिविजिबल प्रॉफिट वाला। आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या है? मतलब नए शेयर बाजार में इशू करेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे रिडम्पशन करेंगे। तो इशू करने की भी एंट्री होगी, रिडम्पशन करने की भी एंट्री होगी, तो पूरा जनरल एंट्री है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट दूसरा नहीं है। ओके, लेकिन यहां पर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट वाला जो है इसको देखिए वापस एक बार, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। आउट ऑफ डिविजिबल वाला प्रॉफिट जो है उसके अंदर देखिए क्या था, आउट ऑफ डिविजिबल वाले प्रॉफिट के अंदर ये हमने समझ लिया अच्छे से, लेकिन एक चीज और देख लीजिए आप शुरू से, तो मैं आपको बताता हूं। देखो हम मेन कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। अब इस कंडीशन में पहली क्या था? ऑथोराइज्ड बाय एओए। सेकंड क्या थी? फुली पेड शेयर होने चाहिए। थर्ड क्या थी? डिविजिबल प्रॉफिट वाला, यानी कि रिडम्पशन कैसे कर सकते हो, दो है, और उसमें हम डिविजिबल प्रॉफिट वाला अच्छे से समझ लिया, ये प्रैक्टिकल में आ जाएगा। तो ये कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। तो सर फोर्थ पॉइंट कहां? ये रहा फोर्थ पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर। जो सीआरआर है आपने बनाया है, सो इसका यूटिलाइजेशन कहां कर सकते हैं? इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ओनली बोनस शेयर इशू करने में, क्योंकि सीआरआर जो है शेयर्स इशू करने में, क्योंकि सीआरआर जो है ना एक अपने आप में रिजर्व है, एक अपने आप में रिजर्व। आगे हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। वहां पर क्या होगा, कुछ रिजर्व्स कम हो जाएंगे और उसकी जगह एक नया रिजर्व आ जाएगा जिसका नाम है सीआरआर। कुछ रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, जनरल रिजर्व, पीएनएल वगैरह कम हो जाएंगे और उसकी जगह नया रिजर्व बन जाएगा। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व से निकाले और एक दूसरा सीआरआर रिजर्व में डाल दिया, लेकिन ओवरऑल रिजर्व एंड सरप्लस में कोई चेंज नहीं होगा। तो उस सीआरआर जो रिजर्व है उसका यूज हम कहां कर सकते हैं? उसका यूज हम कर सकते हैं बोनस शेयर इशू करने में, क्योंकि होगा ये कि ये अगला वाला जो पॉइंट बोल रहा है इस वजह से सीआरआर बनाना पड़ता है, नो रिडक्शन इन कैपिटल। जब हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेंगे तो कैपिटल में रिडक्शन नहीं होता है, जो ऑथराइज कैपिटल है और जो इशूड कैपिटल उसमें रिडक्शन नहीं होगा, कमी नहीं होगी। अगर कमी हो भी रही है तो उसकी जगह हमने एक सीआरआर बना दिया है और फिर हम क्या करेंगे, बोनस शेयर इशू कर देंगे उससे, तो वापस कैपिटल बढ़ जाएगी। ओके, इसको हम आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। आज हमने ओनली चैप्टर स्टार्ट किया है और उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। आई होप आपको इससे काफी मदद मिलेगी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर लाते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।